हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं, जो क्रॉनिकल मैगजीन आती है, जो कि सितंबर माह की मार्केट में आ चुकी है। आज हम लोग इसको पढ़ने जा रहे हैं। इस मैगजीन में जुलाई का करंट अफेयर कवर किया गया है। तो हम लोग इस वीडियो में ये क्रॉनिकल मैगजीन जो सितंबर माह की आई है मार्केट में, जिसमें कि जुलाई माह का करंट अफेयर कवर किया गया, उसको हम लोग रिवाइज करने जा रहे हैं। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि यदि आप सभी लोग चैनल पर नए हैं तो आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए कहें, ताकि आपको अब प्रत्येक मंथ ये मैगजीन पढ़ने को मिलती रहे और अन्य स्रोतों से जो भी करंट अफेयर है वो हम आप लोगों को उपलब्ध समय समय पर कराते रहेंगे, जो कि आपकी आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होगी। जिन लोगों का भी लोअर पीसीएस टेट का एग्जाम लगा हुआ है या अन्य जो भी एग्जाम लगे हुए हैं, उन सबके लिए ये जो मैगजीन है लाभदायक होगी। इसलिए आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप सभी लोग अब से आपको रेगुलर करंट अफेयर मिलती रहेगी। इसलिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को इस वीडियो का लिंक सेंड कर दें, ताकि वो लोग भी इस चैनल से जुड़ जाएं और अन्य उपयोगी उनको जानकारी मिलती रहे। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इस मैगजीन में सबसे पहले कवर किया गया है उत्तर प्रदेश करंट अफेयर। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे कवर करेंगे उत्तर प्रदेश का जो करंट अफेयर है। तो जो पहला करंट अफेयर उत्तर प्रदेश का है कि उत्तर प्रदेश सरकार का प्राकृतिक बायो इकोनॉमी मॉडल। तो प्राकृतिक बायो इकोनॉमी मॉडल जनजाति महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर रहा है। आपसे पूछ सकता है कि जो प्राकृतिक बायो इकोनॉमी मॉडल है ये किसको सुदृढ़ कर रहा है? तो जो जनजाति महिलाएं हैं उन लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगा, उन्हें सक्षम बनाएगा। अब इस मॉडल के बारे में हम लोग जानेंगे। यह मॉडल स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों से मूल संबंधित उत्पाद जैसे हर्बल साबुन बनाने के लिए सक्षम बनाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए बताया गया कि सोनभद्र जिले के रॉबर्टसन ब्लॉक स्थित सजोर गांव का बजरंग बली स्वयं सहायता समूह पहल के एक अत्यंत सफल मॉडल के रूप में उभरा है। अगर आर्थिक लाभ की हम लोग बात करें तो जो यह समूह प्रतिमाह 50,000 से 60,000 की आय अर्जित कर रहा है, जिससे प्रति सदस्य को 8,000 से 10,000 की अतिरिक्त आय प्राप्त हो रही है। अब एक बार हम लोग इस मॉडल को जानेंगे कि ये क्या मॉडल है। तो प्राकृतिक बायो इकोनॉमी मॉडल एक ऐसा आर्थिक तंत्र है जो स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों जैसे पौधे, वन उपज और जैविक कचरे को वैज्ञानिक प्रसंस्करण करके मूल वर्धित उत्पाद बनाता है। इसका मुख्य उद्देश्य हम लोग देख लें, पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में स्थायी आजीविका और रोजगार के अवसर का सृजन करना है। तो हम लोगों को सिर्फ इतना याद रखना है कि जो प्राकृतिक बायो इकोनॉमी मॉडल है, ये जो महिलाएं, जनजातीय महिलाएं हैं, उन लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना इसका लक्ष्य है। अगला करंट अफेयर है आपका उत्तर प्रदेश का कि रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, इसको आप लोग नोट कर लें कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने रुपए 400 करोड़, पूछ सकता है इसका बजट कितना है, तो 400 करोड़ के बस्ती आवंटन वाली रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना। आपसे इस प्रकार भी पूछ सकता है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार स्कूटी योजना है वो किस नाम से है, उसका पूरा नाम क्या है? तो आप लोगों को याद रखना है कि रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना। अब देखो इसमें लाभार्थी कौन कौन होगा, इसको भी आप लोग देख लें एक बार। इसके तहत शैक्षणिक सत्र 2025-26 के दौरान स्नातक पूरा करने वाली राज्य के उच्च शिक्षा संस्थानों
कि शीर्ष 5% लगभग 50,000 मेधावी छात्राओं को निःशुल्क पेट्रोल चालित स्कूटी मिलेगी। अब आप लोग देख लें कि उसमें आय कितनी होनी चाहिए। जो आवेदक के परिवार की वार्षिक आय रुपये 12 लाख से कम होनी चाहिए। हालांकि दिव्यांग शहीदों और निराश्रित परिवारों को छूट दी गई है। अगला हम लोग देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में कौशल सेतु और कौशल सारथी डिजिटल पोर्टल प्रारंभ किए गए हैं। तो 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस। तो सबसे पहले हम लोगों को याद रखना है कि विश्व युवा कौशल दिवस कब होता है? 15 जुलाई को। पहला क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि विश्व युवा कौशल दिवस किस डेट को मनाया जाता है? तो 15 जुलाई को। इस अवसर पर क्या किया गया? उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की जो कौशल विकास प्रणाली को पारदर्शी और प्रौद्योगिकी संचालित बनाने के लिए कौशल सेतु और कौशल सारथी पोर्टल आरंभ किए हैं। पूछ सकता है आपसे कि कौशल सेतु और कौशल सारथी ये क्या है? तो आपको याद रखना ये पोर्टल है। ये किस लिए प्रारंभ किए गए हैं? तो राज्य की कौशल विकास प्रणाली को पारदर्शी और प्रौद्योगिकी संचालित बनाने के लिए दो पोर्टल शुरुआत की गई है। कौशल सेतु यह यूपीएसडीएम का पोर्टल है जो प्रशिक्षण भागीदारों के ऑनलाइन पंजीकरण और पैनल में सम्मेलन की प्रक्रिया को पूरी तरह कागज रहित और डिजिटल बनाता है। कौन सा पोर्टल? कौशल सेतु। और कौशल सारथी क्या है? यह डिजिटल मानचित्र के माध्यम से युवाओं को जिलावार प्रशिक्षण केंद्रों, पाठ्यक्रमों और प्रशिक्षण भागीदारों की सटीक जानकारी व संपर्क विवरण उपलब्ध कराता है। अब आपको याद रखना है कौशल विकास के लिए KLK प्राइवेट लिमिटेड और विंसम टेक्सटाइल के साथ रोबोटिक्स, AI और बस उद्योग में प्रशिक्षण समझौता किए गए हैं। कौशल विकास के लिए किसके साथ समझौता किया? तो KLK प्राइवेट लिमिटेड और विंसम टेक्सटाइल के साथ। विश्व युवा कौशल दिवस के बारे में हम लोग जानेंगे अब कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2014 में घोषित यह दिवस प्रतिवर्ष 15 जुलाई को मनाया जाता है। 15 जुलाई को कौन सा दिवस होता है? तो विश्व युवा कौशल दिवस। अब हम लोग अगला करंट कवर करेंगे कि उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने डेटा सेंटर नीति 2026 को मंजूरी दे दी है। हो सकता है इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी ने इसकी अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने राज्य को ग्रीन और AI सक्षम डेटा सेंटरों का केंद्र बनाने हेतु उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति 2026 को मंजूरी दे दी है। अब हम लोग जानेंगे कि निवेश व क्षमता लक्ष्य कितना है। तो इस नीति का उद्देश्य रुपये 2 लाख करोड़ से अधिक का निवेश आकर्षित करना और राज्य की डेटा सेंटर क्षमता को 2 गीगावाट तक बढ़ाना है। यानी कि राज्य की डेटा सेंटर की क्षमता को कितना लक्ष्य किया गया निर्धारित? 2 गीगावाट। क्षेत्रीय प्रोत्साहन यह नीति 2021 की नीति का स्थान लेती है तथा बुंदेलखंड और पूर्वांचल क्षेत्रों में स्थापित होने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए विशेष सब्सिडी प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी करने की मंजूरी मिल गई है। योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद कस्बे का नाम बदलकर परशुरामपुरी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो आप लोगों को याद रखना है कि जलालाबाद का नाम बदलकर क्या किया गया है? परशुरामपुरी। ये किस जिले में स्थित है? तो ये शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद जो कस्बा है उसका नाम बदल के किया जा रहा है परशुरामपुरी। तो जलालाबाद किस जिले में स्थित है? तो शाहजहांपुर जिले में। इसका नाम क्या किया जा रहा है? परशुरामपुरी। जो स्थानीय निवासियों की मांग और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जलालाबाद को भगवान परशुराम की जन्मस्थली माना जाता है। पूछ सकता है कि इसका नाम जलालाबाद किसने रखा था? तो मुगल काल के दौरान जलाल उद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम पर इस कस्बे का नाम जलालाबाद रखा गया था। अब नाम परिवर्तन प्रक्रिया को हम लोग थोड़ा समझ लें कि भारत में किसी शहर या कस्बे के नाम बदलने के लिए राज्य कैबिनेट की मंजूरी के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय, रेल मंत्रालय, डाक विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC प्राप्त करना अनिवार्य होता है। अगला करंट है उत्तर प्रदेश डिजी रोवर अभियान डिजिटल भूमि सर्वेक्षण।
तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर से कहां से प्रारंभ किया है कि सहारनपुर से राज्यव्यापी डिजी रोवर विशेष भूमि मापन अभियान का शुभारंभ किया है। पूछ सकता है डिजी रोवर विशेष भूमि मापन का अभियान कहां से प्रारंभ किया गया है, तो सहारनपुर से किया गया है। यह विशेष तकनीकी अभियान 15 अगस्त 2026 तक उत्तर प्रदेश की सभी तहसीलों में मिशन मोड में पूरी पारदर्शिता के साथ संचालित किया जाएगा। इसमें भूमि के सटीक मापन और सर्वेक्षण के लिए ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम पर आधारित डिजी रोवर तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। अभियान का लक्ष्य क्या है? भूमि अभिलेखों में पूरी पारदर्शिता लाना, अतिक्रमण पर रोक लगाना और लंबित भूमि सीमांकन मामलों का समयबद्ध और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है। अब ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम क्या है? तो एक उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली है जो दुनिया भर में उपयोगकर्ताओं को सटीक त्रिआयामी स्थिति में अक्षांश, देशांतर, ऊंचाई के साथ समय की जानकारी प्रदान करती है। भारत ने भी अपनी ऐसी स्वतंत्र स्वदेशी क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली विकसित की, जिसे नाविक नाम से जाना जाता है। अगला करंट है उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना। तो 1 जुलाई को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लागू की जा रही राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना NFBS के तहत गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल के परिवारों को मुख्य कमाऊ सदस्य की मृत्यु पर रुपए 30,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। आप लोग दोबारा सुन लें कि रुपए 30,000 की वित्तीय सहायता इसमें दी जाएगी। पात्रता आयु क्या है? योजना के तहत मृतक कमाऊ सदस्य की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आय सीमा वित्तीय परिवार के लिए वार्षिक आय शहरी क्षेत्रों में 56,450 और ग्रामीण क्षेत्रों में 40,080 से अधिक नहीं होनी चाहिए। डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। अब कुछ इससे में अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने 2030 तक सांप के काटने से होने वाली मौतों को शून्य करने के लिए एक्शन प्लान लॉन्च किया है? तो आप लोग याद रखें, केरल ने किया है। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 12 जुलाई 2026 को उत्तर प्रदेश में एक ही दिन में कितने करोड़ पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो 35 करोड़। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट ने बिंद पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेस को मंजूरी दी है। यह एक्सप्रेस वे किन जिलों को आपस में जोड़ेगा? तो ये आपस में जोड़ेगा गाजीपुर, मिर्जापुर और चंदौली को। आप सभी लोग याद रखें कि जो कैबिनेट ने बिंद पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेस वे को मंजूरी प्रदान की है, ये एक्सप्रेस वे आपस में गाजीपुर, मिर्जापुर और चंदौली को आपस में जोड़ेगा। जुलाई 2026 में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने किन 6 जिलों को शामिल करते हुए राज्य राजधानी क्षेत्र SCR के लिए मास्टर प्लान 2051 तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की है? तो याद रखें, इसमें 6 जिलों को शामिल किया गया है जो लखनऊ के आसपास के हैं। लखनऊ, उन्ना, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली। जुलाई 2026 में किस विशेष मॉडल को सराहा गया है? तो नेचुरल बायो इकोनॉमी मॉडल। ये इंपॉर्टेंट करंट है, इस पे आप लोग सभी लोग इंपॉर्टेंट टिक कर लें कि मौसम की सटीक भविष्यवाणी के लिए हाल ही में लखनऊ में किस अत्याधुनिक केंद्र का उद्घाटन किया? तो क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र। आपसे पूछ सकता है किसी भी एग्जाम में कि क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो आप सभी लोग याद रखें कि लखनऊ में किया गया है, जो मिशन मौसम का हिस्सा है। क्योंकि इसमें लिखा है मौसम विज्ञान केंद्र, तो आप लोग समझ लें कि मौसम जो मिशन मौसम है उसका एक हिस्सा है। अब हम लोग इसमें करंट कवर करने जा रहे हैं बिहार के बारे में। बीरपुर हवाई अड्डे के विकास के लिए रुपए 28 करोड़ 42 लाख की मंजूरी या आवंटन किया गया है। तो 22 जुलाई 2026 को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AI ने बिहार के सुपौल जिले में बीरपुर हवाई अड्डे के निर्माण के लिए रुपए 28 करोड़ 42 लाख स्वीकृत किए हैं। ये बिहार वालों के लिए इंपॉर्टेंट करंट है। नेपाल की सीमा के निकट स्थित होने के कारण हवाई अड्डा राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमा पार व्यापार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस राज्य से आधुनिक प्रचलित बिटुमेन रनवे, यात्री टर्मिनल और उन्नत एयर ट्रैफिक कंट्रोल संचार प्रणाली का निर्माण किया जाएगा।
अभी याद रख लें आप लोग, उसमें देख लें उड़ान योजना क्या है। पूरे देश का आम नागरिक उड़ान केंद्र सरकार की एक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना है, जिसका उद्देश्य टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में हवाई अड्डों का विकास करना और आम नागरिकों की हवाई यात्रा को किफायती व सुलभ बनाना है। तो ये बिहार वालों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ये कहाँ पे शुरू किया गया है? ये बिहार के सुपौल जिले में जो बीरपुर हवाई अड्डे के निर्माण के लिए यहाँ पे मंजूरी दी गई और आवंटन किया गया। अगला करंट है, बिहार की पहली नदी जोड़ो परियोजना बेलवा मीनापुर लिंक चैनल। ये बिहार की पहली परियोजना है। 19 जुलाई 2026 को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शिवहर में बिहार की पहली नदी जोड़ परियोजना बेलवा मीनापुर लिंक चैनल का उद्घाटन किया है। तो इसकी जो लंबाई है 68.80 किलोमीटर लंबी है। लिंक नहर शिवहर के पिपराही प्रखंड स्थित बेलवा घाट से शुरू होकर मुजफ्फरपुर के मीनापुर तक जाती है। यह परियोजना मुख्य रूप से बागमती नदी की बूढ़ी गंडक नदी से जोड़ती है। इसका निर्माण 130 करोड़ की लागत से किया गया है। अब जो भारत की कुछ अन्य प्रमुख नदी जोड़ो परियोजना है, उसको भी देख लें आप लोग। जो केन बेतवा लिंक परियोजना है, इससे संबंधित राज्य है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। कोसी मेची लिंक ये बिहार संबंधित राज्य है। दमन गंगा पिंजर लिंक ये महाराष्ट्र गुजरात संबंधित है। गोदावरी कृष्णावरी कावेरी लिंक ये आंध्र प्रदेश तेलंगाना तमिलनाडु संबंधित है। पार तापी नर्मदा लिंक ये गुजरात और महाराष्ट्र से संबंधित है। अब लिम्फेटिक फाइलेरियासिस उन्मूलन। तो 11 जनवरी 2026 को जारी स्वास्थ्य रिपोर्टों के अनुसार बिहार ने लिम्फेटिक फाइलेरियासिस उन्मूलन के लिए आयोजित प्रथम ट्रांसमिशन असेसमेंट सर्वे TS1 को सफलतापूर्वक पार कर लिया है। अब लिम्फेटिक फाइलेरियासिस क्या है, इसके बारे में समझ ले थोड़ा सा। इसे आमतौर पर हाथी पांव कहा जाता है। यह उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग है जो परजीवी कृमियों के कारण होता है और मच्छरों के काटने द्वारा फैलता है, जिसको हाथी पांव बोलते हैं, उसी को। यह रोग शरीर के अंगों विशेषकर पैरों में अत्यधिक सूजन, आजीवन दिव्यांगता और सामाजिक कलंक का कारण बनता है। जो भारत ने लक्ष्य रखा है अपना इससे पूर्ण उन्मूलन का, वो वर्ष 2027 तक है। इसको आप लोग अंडरलाइन कर लें कि भारत ने कब तक लक्ष्य रखा है इससे उन्मूलन के लिए, 2027 तक। अगला करंट है, 700 साल पुराना बरगद को मिलेगा हेरिटेज ट्री का दर्जा। जुलाई 2026 में वैज्ञानिक पत्रिका थी क्वार्टरनरी रिसर्च में प्रकाशित शोध के अनुसार वैज्ञानिकों ने बिहार के मुंगेर जिले में स्थित एक बरगद के पेड़ को उच्च सटीक रेडियो कार्बन डेटिंग द्वारा लगभग 700 वर्ष पुराना और दुनिया के सबसे पुराना वैज्ञानिक रूप से बरगद माना है। ये इंपॉर्टेंट करंट है, इसको आप लोग नोट कर लें। ये कहां पे स्थित है? बिहार के मुंगेर जिले में स्थित एक बरगद का पेड़ है, जिसकी आयु लगभग 700 साल पहले की मानी गई है। शोध टीम यहाँ पे देख लो कौन कौन लोग शामिल थे जिसे उन्होंने शोध किया है। यह अध्ययन बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान लखनऊ की डॉक्टर तिन्ना बोस और डॉक्टर मयंक शेखर और डॉक्टर अखिलेश के नेतृत्व में किया गया। इस पॉइंट को आप लोग देख लें। रेडियो कार्बन डेटिंग क्या होता है? यह कार्बन के रेडियो धर्मी समस्थानिक कार्बन 14 के 6 दर की को मापकर लकड़ी 6 दर को मापकर लकड़ी कुमारडियों और अन्य कार्बनिक पदार्थों की आयु निर्धारित करने की वैज्ञानिक विधि है। मानसी सहरसा रेल दोहरीकरण परियोजना। भारतीय ने बिहार में 44.40 किलोमीटर लंबे मानसी सहरसा रेलखंड के दोहरीकरण को 499 करोड़ की लागत से स्वीकृत प्रदान की है। ये उतना इंपॉर्टेंट करंट नहीं है, बिहार वालों के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है।
अब देखो कुछ यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिएंगे, आप लोग इनको देखने के बाद कि बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हेली पर्यटन योजना के पहले चरण में कौन सा स्थान शामिल नहीं है, तो गया को शामिल नहीं किया गया है। इसमें पटना, मां मुंडेश्वरी और वाल्मीकि नगर को शामिल किया गया है। बेगूसराय में किस राष्ट्रकवि के नाम पर नया विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई, तो रामधारी सिंह दिनकर। ये इंपॉर्टेंट करंट है कि रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा बेगूसराय में। अगला करंट है, बिहार तकनीकी शिक्षा के विस्तार के तहत राज्य का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर साइंस विश्वविद्यालय किस जिले में स्थापित किया जाएगा। ये चूक बिहार राज्य का पहला है, तो इसलिए बिहार वालों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये भागलपुर में स्थित है। ये बिहार की किसी भी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि बिहार राज्य का ये पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर साइंस विश्वविद्यालय भागलपुर जिले में स्थापित किया जा रहा है। जुलाई 2026 में बिहार कैबिनेट द्वारा 129 साल पुराने 21 औपनिवेशिक कानून को पूरी तरह निरस्त कर उसकी जगह शबिहार, कारा एवं सुधारात्मक सेवा विधेयक 2026 को मंजूरी दी गई है। तो ये प्रेजेंस एक्ट 1894। बिहार सरकार की नई नीति के तहत राज्य की भर्तियों में जैसे बनरक्षी वगैरह, जेल बॉर्डर कैडर में जो अग्निवीर एक्स अग्निवीर है उनके लिए उप कोटा निर्धारित किया गया 12.5%। अब हम लोग मध्य प्रदेश करंट अफेयर पढ़ेंगे। अडानी डिफेंस मध्य प्रदेश में स्थापित करेगा ₹2500 करोड़ का मिसाइल हब। तो जो अडानी समूह की जो कंपनी अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने मध्य प्रदेश के शिवपुरी में कहां पे स्थापित करेगा, मध्य प्रदेश के शिवपुरी में 2500 करोड़ के निवेश से दक्षिण एशिया के सबसे बड़े, इसको दोबारा सुन लें कि 2500 करोड़ के निवेश से दक्षिण एशिया के सबसे बड़े निजी मिसाइल कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी गई है। कहां पे, मध्य प्रदेश के शिवपुरी में। इस सुविधा की आधारशिला मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रखी है। यह एकल स्थान पर कंपोजिट प्रोपेलेंट उत्पादन, टीएनटी निर्माण और मिसाइल सिस्टम एकीकरण करने वाला भारत का पहला निजी रक्षा परिसर होगा। ये क्योंकि भारत का पहला निजी रक्षा परिसर होगा, इसलिए आप इसको देख ले, एक बार टिक लगा लें, इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पे इसका दायरा क्या है, यह केंद्र मध्यम व लंबी दूरी की मिसाइलों, गोला बारूद, उन्नत हथियारों और विस्फोटक ग्रेड सामग्रियों का निर्माण करेगा, जो भारतीय सशस्त्र बलों और निर्यात आवश्यकताओं को पूरा करेगा। अब देखो कंपोजिट प्रोपेलेंट क्या होता है। यह आधुनिक रॉकेट और मिसाइलों से इस्तेमाल होने वाला एक उच्च ऊर्जा ठोस ईंधन है, जिसमें ऑक्सीडाइजर ईंधन, बिंदुक और धात्विक चूर्ण जैसे एल्यूमीनियम का सटीक रासायनिक मिश्रण होता है। अब झारखंड की हम लोग न्यूज देख रहे हैं। झारखंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई नीति 2026 से 31 को मंजूरी मिली है। जुलाई 2026 को झारखंड सरकार ने नई दिल्ली में आयोजित नेशनल स्टेक होल्डर कंसल्टेशन 2026 के दौरान राज्य को एआई संचालित शासन और प्रगति केंद्र बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई नीति 2026 से 31 रोडमैप का अनावरण किया है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब छत्तीसगढ़ के हम लोग यहाँ पे न्यूज कवर करने जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान के सकारात्मक परिणाम। 21/2026 की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में संचालित मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संकेतकों में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया है। ये इंपॉर्टेंट कि प्रसिद्ध पंडवानी लोक गायिका तीजन बाई के निधन हो गया है। आपसे पूछ सकता है कि तीजन बाई का संबंध किससे है, तो ये लोक गायिका है, छत्तीसगढ़ से संबंध है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में प्रसिद्ध पंडवानी लोक गायिका और पद्म पुरस्कार विजेता तीजन बाई का 70 वर्ष का निधन हो गया। तीजन बाई का जन्म हुआ था 8 अगस्त 1956 को गनियारी गांव दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था। उन्होंने पंडवानी लोक गायन को वैश्विक पहचान दिलाई। अब देखो इन्हें कुछ पुरस्कार मिले थे। नाग सम्मान, इन्हें पद्मश्री मिला था 1988 में।
पद्म भूषण मिला 2003 में, पद्म विभूषण मिला 2019 में और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1995 में इन्हें मिला था। इन्हें 2018 में जापान का फुकुओका पुरस्कार और बिलासपुर विश्वविद्यालय द्वारा मानद डीलिट उपाधि की दी गई थी। अब देखो पंडवानी है क्या। पंडवानी छत्तीसगढ़ की एक पारंपरिक लोक गायन और नाट्य कला है, जिसमें महाभारत की कथाओं को गायक द्वारा तंबूरा लेकर गायन, वादन और अभिनय माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो आप लोग इसको दोबारा से सुन ले एक बार कि जो तीजन बाई का निधन हो गया, इनका संबंध किस राज्य से था? छत्तीसगढ़ से। ये छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी लोक गायिका थी। इनका की हाल ही निधन हो गया है। इनका जन्म गनियारी गांव दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था। इनका जन्म 8 अगस्त 1956 को हुआ था। इन्होंने 1000 से अधिक अपनी प्रस्तुतियां दी हैं विभिन्न अलग अलग विदेशों में। इन्होंने प्रस्तुतियां दी अपनी अपनी। इन्हें पद्मश्री मिला था 1988 में, पद्म भूषण मिला 2003 में, पद्म विभूषण मिला 2019 में और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था 1995 में। और ये इंपॉर्टेंट कि इन्हें जापान का फुकुओका पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? 2018 में। अगला करंट पश्चिम बंगाल का है कि प्रधानमंत्री चाय श्रमिक प्रोत्साहन योजना की मंजूरी मिल गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने उत्तर बंगाल के चाय बागान श्रमिकों के सामाजिक आर्थिक उत्थान हेतु रुपए 313 करोड़ 13.3 करोड़ की विशेष सहायता के पैकेज की मंजूरी प्रदान की है। ये पश्चिम बंगाल में है। यहाँ पे देख ले इसकी कार्यान्वयन एजेंसी को उत्तर बंगाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, समग्र शिक्षा मिशन के सहयोग से इस योजना का निष्पादन किया जाएगा। दार्जिलिंग, तराई और डुआर क्षेत्रों में फैला उद्योग भारत के कुल चाय उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। पश्चिम बंगाल देश के कुल चाय उत्पादन में लगभग 32.5 लगभग 32.5% का योगदान देता है। इस बात को आप लोग याद कर लें। पश्चिम बंगाल के 3 पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये देख लें कौन कौन से उत्पाद हैं आप लोग। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के 3 पारंपरिक उत्पादों चंदन नगर का जलवारा संदेश, जनई का मनोहारा और बालागढ़ की पारंपरिक लकड़ी की नावों डिग्गी या डिंगी नावों को भारत सरकार द्वारा जीआई संकेत प्रदान किया गया है। अब देखो जलवारा संदेश क्या है। 19वीं सदी में सूर मोदक द्वारा निर्मित इस मिठाई को, ये मिठाई है एक जमाई ठोकनो मिष्टी कहा जाता है, जिसमें गुलाब के स्वाद वाले सिरप की फिलिंग होती है। अब देखो जनई का मनोहारा, यह चीनी से लिपटी हुई बाहरी परत और नरम छेना पनीर की फिलिंग वाली विशिष्ट पारंपरिक ये भी बंगाली मिठाई है। तो ये नाव है, ये सप्तग्राम बंदरगाह जुड़ी 500 साल पुरानी नाव निर्माण परंपरा है, जिनका उपयोग मछली पकड़ने व्यापार में किया जाता है। अब आप लोग जान लें जीआई टैग भौगोलिक संकेतक जो टैग है, ये किसी उत्पाद को दिया जाने वाला कानूनी प्रमाण है। सुनिश्चित करता है कि उत्पाद एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न हुआ है और उसमें उस क्षेत्र से जुड़े विशेष गुण, प्रतिष्ठा या निर्माण विधि शामिल है। गुजरात गिफ्ट सिटी हेतु IFSCA क्रेडिट रेटिंग नियम 2026। तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA ने गिफ्ट सिटी गुजरात के लिए संशोधित क्रेडिट रेटिंग ढांचा जारी किया है। इसको आप लोग देख लें एक बार। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र IFSC यह विशेष रूप से नामित वित्तीय क्षेत्र देश की घरेलू अर्थव्यवस्था और सीमाओं से बाहर निवासियों और अनिवासियों को विदेशी मुद्रा वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। भारत का पहला परिचालन IFSC गुजरात के गांधीनगर गिफ्ट सिटी में स्थित है। अगला करंट है गुजरात का। यहाँ पे गुजरात के ऊंझा जीरा और ऊंझा सौंप को जीआई टैग मिला है।
भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने गुजरात के मेहसाणा जिले के ऊंझा क्षेत्र के ऊंझा जीरा और ऊंझा सौंफ को जीआई टैग प्रदान किया है। ये इंपॉर्टेंट करंट है कि मिजोरम यूनिवर्सिटी में भारत का 21वां डेजिग्नेटेड रिपोजिटरी हाल ही में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मिजोरम यूनिवर्सिटी की नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम को जैविक विविधता अधिनियम 2002 की धारा 39 के तहत भारत का 21वां डेजिग्नेटेड रिपोजिटरी अधिसूचित किया है। इसको देखना 2022 में स्थापित संग्रहालय टेरिडोफाइट्स फर्न मैक्रोफंगी सरीसृप तितलियों के वैज्ञानिक नमूनों की संरक्षण विशेषता रखता है। सिर्फ आप लोग इतना याद रख लें कि किसे मिला है, तो मिजोरम यूनिवर्सिटी को मिला है। ये 21वां डेजिग्नेटेड रिपोजिटरी है, यहाँ पे मिजोरम यूनिवर्सिटी से मिला है, जो मिजोरम यूनिवर्सिटी की नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम को जैव विविधता अधिनियम के तहत भारत का 21वां डेजिग्नेटेड रिपोजिटरी अधिसूचित किया गया है। कर्नाटक के पब्लिक स्कूलों के लिए एडीबी का ऋण। एशियाई विकास बैंक ने कर्नाटक के पब्लिक स्कूल को सुदृढ़ कार्यक्रम के तहत सार्वजनिक स्कूल प्रणाली को मजबूत करने के लिए 142.89 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। इसका लक्ष्य या उद्देश्य क्या है, देख ले आप लोग। इसका उद्देश्य 500 एकीकृत कर्नाटक पब्लिक स्कूल क्लस्टर स्थापित करना, जो प्री प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी तक का निर्माण शिक्षा प्रदान करेंगे। एडीबी बैंक के बारे में जान लें थोड़ा सा हम लोग। एडीबी या क्षेत्रीय विकास बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को और मुख्यालय इसका है मनीला, फिलीपींस में। फिलीपींस मनीला में इसका मुख्यालय स्थित है। किसका? एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी, जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। दिल्ली और अन्य केंद्र शासित प्रदेश। दिल्ली में समयबद्ध सार्वजनिक सेवा वितरण विधेयक 2026 को मंजूरी दी गई है। दिल्ली कैबिनेट ने दिल्ली नागरिकों को समयबद्ध और सेवा वितरण की सुगमता का अधिकार विधेयक 2026 को आधिकारिक रूप से मंजूरी प्रदान की है। इसका उद्देश्य है सार्वजनिक सेवाओं की समयबद्ध डिलीवरी को कानूनी अधिकार बनाना, 2011 के पुराने अधिनियमों की पूरी तरह प्रतिस्थापित करना है। इसमें एंड टू एंड डिजिटल सेवा वितरण, शौचालय शिकायत वृद्धि तंत्र और सेवा में देरी पर जुर्माने के कड़े प्रावधान किए गए हैं। विस्तार देख ले कि जून 2026 में 2011 के अधिनियम के तहत 23 नई सेवाएं जोड़ी गई, जिसमें कुल कवर सेवाएं 584 हो गई हैं। जुलाई 2026 में किस राज्य ने चित्तौड़ में एक निर्यात इकाई के लिए खाद्य प्रसंस्करण हब स्थापित करने हेतु यूएई फूड क्लस्टर के साथ समझौता किया? आंध्र प्रदेश ने। ये इंपॉर्टेंट है कि आंध्र प्रदेश राज्य ने चित्तौड़ में एक निर्यात इकाई के लिए खाद्य प्रसंस्करण हब स्थापित करने हेतु यूएई फूड क्लस्टर के साथ समझौता किया है। झारखंड सरकार ने रांची में झारखंड फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के साथ समझौता किया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स 2026 में नई दिल्ली को 120वां स्थान प्राप्त हुआ है। दिल्ली सरकार ने महिला समृद्धि योजना का नाम बदलकर रखा है दिल्ली लक्ष्मी योजना, जिसके तहत पात्र महिलाओं को 2,500 यानी कि 2,500 रुपए की मासिक सहायता दी जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग एक बार दोबारा सुन लें इसको कि दिल्ली सरकार ने महिला समृद्धि योजना का जो नाम बदलकर क्या रखा है, दिल्ली लक्ष्मी योजना, जिसमें जो पात्र महिलाएं होगी उनको 2,500 रुपए की मासिक सहायता दी जाएगी। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई ने किस राज्य के चामराजनगर जिले में थोरियम के भंडार की पहचान की? तो ये कर्नाटक में स्थित है।
अब हम लोग राष्ट्रीय करंट अफेयर कवर करने जा रहे हैं। कि द्वितीय भारतीय ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। तो 23 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में आयोजित द्वितीय भारत ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2026 को केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्रीपद यशो नायक ने संबोधित किया है। पूछ सकता है कि द्वितीय भारत ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पे किया गया? नई दिल्ली में। इस सम्मेलन में भारतीय हरित हाइड्रोजन मिशन के माध्यम से भारत को वैश्विक हरित हाइड्रोजन क्षेत्र में अग्रणी बनाने का संकल्प दोहराया गया। ग्रीन हाइड्रोजन और स्वच्छ ईंधन है जो नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सौर या पवन ऊर्जा का उपयोग करके पानी की अणुओं अणुओं को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़कर बनाया जाता है। इसको आप लोग देख लो, ये इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन आरंभ किया गया है। यह मिशन के तहत इस मिशन के तहत देश में 2030 तक सालाना 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। दक्षिण पूर्व रेलवे की 400 करोड़ रुपए की तीसरी रेल लाइन परियोजना स्वीकृत की गई है। 23 जुलाई 2026 को रेल मंत्रालय ने दक्षिण पूर्व रेलवे के निमपुरा बेस्ट आउटर केबिन से मिदनापुर के बीच, कहां से कहां के बीच की गई? आप लोग एक बार दोबारा सुन लें। दक्षिण पूर्व रेलवे के निमपुरा बेस्ट आउटर केबिन से मिदनापुर के बीच 440 करोड़ रुपए की लागत की तीसरी रेल लाइन परियोजना आई है। इसके तहत 14.52 किलोमीटर लंबी तीसरी रेल पट्टी का निर्माण किया जाएगा। दक्षिण पूर्व रेलवे जो भारतीय रेलवे के 18 जोनों में एक महत्वपूर्ण जोन है, जिसका मुख्यालय गांधीज कोलकाता में स्थित है। तमिलनाडु में रुपए 1012 करोड़ के 2 इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टरों को मंजूरी मिल गई है। आप लोग देख लें, इसका स्थान कौन? ये एक पहला है मानाल्लुर में और दूसरा है तिलपक्कम में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप टिक कर लें। भारत वर्ष 2033 तक 5 छोटे परमाणु ऊर्जा रिएक्टर चालू करेगा। 2033 तक करेगा। भारत में जो लक्ष्य रखा अपने, जो परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने 2033 तक 5 स्वदेशी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर चालू करने का लक्ष्य रखा है। वार्क द्वारा विकास, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र 220 MB का भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर 55 MB रिएक्टर और उच्च तापमान गैस कूल रिएक्टर विकसित कर रहा है। वर्तमान 8.78 गीगावाट क्षमता को 2031 तक 22 गीगावाट और परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत 2047 तक 100 गीगावाट पहुंचने का लक्ष्य है। ये इंपॉर्टेंट कि भारत का पहला सेवा उत्पादन सूचकांक 14 जुलाई 2026 को रिपोर्ट के अनुसार सांख्यिकी कार्यक्रम कार्य मंत्रालय ने औपचारिक सेवा क्षेत्र के मासिक प्रदर्शन को मापने के लिए भारत का पहला सेवा उत्पादन सूचकांक का परीक्षण संस्करण जारी किया है। आज हम लोग इस वीडियो में इतनी रखेंगे। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप सभी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको महत्वपूर्ण करंट अफेयर यहां से मिलता रहे, जो कि आपकी आगामी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। सभी लोगों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।